आज की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 28 को स्टार्ट करना है। ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है। कुछ टॉपिक्स थोड़े से ट्रिकी हैं, जो हम यकीनन आज की क्लास में नहीं करेंगे। ये जो इसकी दूसरी क्लास होगी उसमें हम कुछ कुछ नए और ज़्यादा ट्रिकी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एक तरह से सीक्वल है, या आप कह लें कि एक एक मोर और लेस एक ट्यूटोरियल टाइप का सेशन है चैप्टर नंबर 29 के लिए, जिसमें हम मैग्नेटिज्म को ज़्यादा तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आज हमने करनी है, आपको डेफिनेशन के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करूँगा। डेफिनेशन ऑलमोस्ट वही हैं जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेट्स सी के मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, किस तरीके से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। हमें पता है कि दो तरह की बहुत इम्पोर्टेंट फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा। एक को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का, और दूसरी हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों फोर्सेस को स्टडी करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड्स के कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ई। अच्छा, आपकी बुक में इस क्यू के गिर्द एब्सोल्यूट का साइन लगाया होगा। मैं यहाँ पर किसी भी फार्मूले में एब्सोल्यूट का साइन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हम बार बार इसके बारे में बात कर चुके हैं कि क्यू का चार्ज एज्यूम नहीं किया जाता। क्योंकि अगर आप क्यू का चार्ज एज्यूम करें तो वो ऐसे लगता है कि आप एक तरह से डायरेक्शन में एक और डायरेक्शनल कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं। ये नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी इसके साथ होगा वो भी डायरेक्शन को इफेक्ट करेगा। कॉरस्पॉन्डिंगली फिर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर आपने डायरेक्शन बेसिकली किस तरीके से कहाँ पर कैलकुलेट करनी है। अंडरस्टूड बात है कि हम हर जगह जहाँ पर भी क्यू लिख रहे हैं वहाँ पर इससे मुराद इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। चाहे वो प्लस क्यू हो चाहे वो माइनस क्यू हो, इनकी आपने हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यूज ही कंसीडर करनी है। सेम केस हम वेक्टर फॉर्म के अंदर डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन करने के लिए क्यू बी क्रॉस बी का हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। और इसके पीछे को बहुत बड़ी ज़्यादा डिटेल में हमें मोटिवेशन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एक जनरल पर्सपेक्टिव हमारे पास ये मौजूद है कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो करें, उसको प्रोजेक्ट करवाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करवा देती है, चेंज करवा देती है। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेट्स सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, सीधी लाइन में मूव कर रहा है, अगर आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करते हैं, इनटू द पेज करें, आउट ऑफ द पेज करें, फिलहाल हम उसमें कंसर्न नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। आप ये देखेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है ये ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्ट हो गई है। और अगर ये मुसलसल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सर्कल नहीं है, लेकिन बहरहाल ये आपको अंदाज़ा दे सकता है कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास एक डिफ्लेक्टिंग फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स एक डिफ्लेक्शन की फोर्स है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सेलरेटिंग फोर्स है, ये बॉडीज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेट करवाती है चार्जेस को। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसका काम एक्सेलरेट करवाना नहीं है, इसका काम बॉडीज को, इसका काम डिफ्लेक्ट करवाना है। ऐसी चीज ऐसी 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 फोर्सेस जो डिफ्लेक्शन करवाती हैं, एक्सेलरेट नहीं करवाती, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी किसी मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड किसी किस्म का वर्क डन भी नहीं करवाती, क्योंकि अगर आप एक बॉडी को एक्सेलरेट ही नहीं करवा रहे और सिर्फ उसको डिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो रहेगा। लिहाजा जो जितनी भी डिफ्लेक्टिंग फोर्सेस हैं, चाहे वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो, वो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है, um, इनका वर्क डन जीरो होता है। क्योंकि क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एक ये डिफ्लेक्टिंग फोर्सेस हैं, ये एक्सेलरेटिंग फोर्सेस नहीं हैं। जहाँ तक ताल्लुक है कि अब हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, कॉरेस्पॉन्डिंगली एफ बी आपके पास क्यू वी बी साइन फाई के बराबर होगा। आप इसको थीटा कहें या फाई कहें। ये जो फाई है ये वी और बी के दरमियान बनने वाला एंगल है। वी उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी जिनको आपने प्रोजेक्ट करवाया है। आमतौर पर इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो रूल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे अपनी एफएससी में या ए लेवल्स के अंदर, वो राइट हैंड रूल वगैरह होंगे कि थंब आपका इस डायरेक्शन में पॉइंट करे और फिंगर इस डायरेक्शन में पॉइंट करे, तो आप बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही होगी। मेरा ख्याल है कि बहरहाल वो एक एक थोड़ी सी एक मुश्किल चीज़ है, इस चीज़ इसको
वहाँ से डायरेक्शंस कैलकुलेट करना। तो जो ज़्यादा आसान तरीका है वो आप डेफ़िनेटली इसी डायग्राम से निकाल सकते हैं कि ये x है, ये y है और ये z है। या एक और डायग्राम भी हम लोगों ने बनाई थी क्रॉस प्रोडक्ट को ज़िक्र कर डिस्कस करते हुए। हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इसको ये डायग्राम आप बना लें और इसे चेक करें कि वही आई जे के ले लें और यहाँ से आप देख लें कि कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन क्या आ रही है। क्योंकि अगर तो आपका आमतौर पर ये इस तरीके से भी चीज़ें दी जाती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की डायरेक्शन में लग रही है और इलेक्ट्रॉन वेस्ट की तरफ जा रहे होंगे तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बेसिकली ये आई है और ये जे है। सो आई क्रॉस जे आपने करना है। सॉरी, अगर आपको ये कहा जाए कि सो एज्यूम करते हैं कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है। सो ये ईस्ट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सो बी बराबर है बी आई हैट के और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ। सो वी इज इक्वल टू वी जे हैट। सो आप चेक करेंगे यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पर आपके पास आएगा जे क्रॉस आई और ये आ जाएगा माइनस के हैट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। सो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो माइनस के हैट की डायरेक्शन में है। सो माइनस के हैट का मतलब है कि इनटू द पेज होगी। अगर पॉजिटिव होती तो हम आउट ऑफ द पेज उसको लेते हैं। सो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करना बहुत आसान है। और यहाँ पर एज्यूम आपने अगेन दोबारा से रिपीट करूँ, एज्यूम ये करना है कि ये चार्ज एब्सोल्यूट है। सो अदरवाइज आप देख सकते हैं कि फिर ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक माइनस का साइन और आ जाएगा और ये आपको यही वाली जो इक्वेशन होगी ये आउट ऑफ द पेज डायरेक्शन दे रही होगी। सो उस वो डायरेक्शन गलत निकलती है हमारे पास कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग। सो इस तरीके से आप अलबत्ता ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन वगैरह बजाय राइट हैंड रूल के। ऑल्दो आपकी बुक में भी राइट हैंड रूल का ही जिक्र किया हुआ है लेकिन आई थिंक कि वो कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। लेकिन अगर आपको उसमें सहूलत है तो आप उसके ज़रिए कैलकुलेट करें, मुझे कोई मसला नहीं है उससे। जहाँ तक ताल्लुक है यूनिट्स का कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, अभी हमने जिक्र किया कि एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन फाई। सो जब हमने यूनिट्स को डिफाइन करना होता है तो हम मैक्सिमम वैल्यूज लेते हैं। तो इफ अगर आपके पास v परपेंडिकुलर हो b के सो फाई 90 के बराबर आएगा। सो कॉरेस्पॉन्डिंगली साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो f इज इक्वल टू क्यू वी बी। सो b इज इक्वल टू f ओवर क्यू वी या फिर f ओवर क्यू वी। तो मैं बार बार एब्सोल्यूट के साइन इसलिए लगाता जा रहा हूँ ताकि आपको रिमाइंड ये जहन में बैठ जाए ये बात कि हमने चार्ज की डायर मैग्नीट्यूड्स कंसीडर नहीं करने, उनके साइंस कंसीडर नहीं करने उनकी मैग्नीट्यूड्स के। सो फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। ओके, सो आप इसको कर दें कूलम पर सेकंड और इसको मीटर कर दें। कूलम पर सेकंड आपको पता है कि एम्पेयर के बराबर होता है। सो इसको नाम देते हैं टेस्ला का। सो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर की फॉर्म में इसको डिफाइन करते हैं। उसके अलावा एक लेस कॉमन यूनिट गॉस भी है, स्मॉल जी, जिस इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लेस कॉमन यूनिट है। जो सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट है वो टेस्ला ही है। सो एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं लेकिन ये इतना प्रोमिनेंट यूनिट नहीं है हमारे पास इसमें। सो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सर ये 2-4 फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखने होंगे मैग्नेटिक फोर्सेस वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से होती है। आमतौर पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो अम, किसी किसी मैग्नेट का आता है। सो उसमें हमारे पास एक हमारे पास एक जो लाइन मैग्नेट्स होते हैं वो आपको आपने देखे होंगे, वही कुछ इसी फॉर्म के होते हैं। सो ये आपके पास एक 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 बहुत ही कॉमन मैग्नेट की टाइप है। आपने यकीनन एफएससी वगैरह में ए लेवल्स में इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे। सो ये आपके पास नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। इनकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ये एक तरह से ये कन्वेंशन, ये इसको भी आप कन्वेंशन कह सकते हैं एक सेंस में कि इनकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ क्यों होती है। लेकिन बहरहाल ये थोड़ा सा ज़्यादा एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। um, लेकिन किसी हद तक कन्वेंशन कहा जा सकता है इसको।
कि आपने ज़मीन के नॉर्थ पोल को नॉर्थ ही क्यों कहा है और साउथ को साउथ ही क्यों कहा है। इन दैट सेंस दिस कैन बी ट्रीटेड लाइक अ कन्वेंशन। बहरहाल इनकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। सो अब यहाँ पर जो लाइंस प्रोड्यूस होंगी डेफिनेटली वो इस तरीके से, सॉरी डायग्राम कोई अच्छी नहीं बन रही मेरे से, इस तरीके से इसकी तरफ जा रही होंगी। अच्छा, अगर आपके पास एक मैग्नेट है, अब आप कहते हैं कि आप इसको यहाँ से हाफ कर देते हैं। सो अगर हम इस मैग्नेट को यहाँ से हाफ कर दें, देन अब जितनी दफ़ा आप इसको मर्जी हाफ करते जाएं, इसके हमेशा दो पोल्स ही रहेंगे। सो आपके पास एक ये मैग्नेट है, आपने इसका कहा कि ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, आप इसको दरमियान में से हाफ कर दें। अभी सिर्फ ये चीज़ बनी, अभी भी इसका एक नॉर्थ एक साउथ है, फिर हाफ कर दें, अभी भी इसका एक साइड नॉर्थ होगी एक साउथ होगी। सो आप जितनी दफ़ा मर्जी इसको हाफ करते जाएं, इसमें कभी भी मोनोपोल नहीं बन सकता। जो भी मैग्नेट होंगे उनके हमेशा दो पोल्स होंगे। सो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है मैग्नेटिक थ्योरी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के 4 लॉज में से एक लॉ है बाकायदा। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, जिसकी बेस पर हम बाकी चीज़ों को डिफाइन करते हैं। सो मैग्नेट्स के अंदर हमेशा हर सूरत में हम दो ही पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी एक सिंगल मैग्नेटिक मोनोपोल आप नहीं बना सकते। और इस सिलसिले में कुछ लोगों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और या कुछ नए आइडियाज़ कह लें। लोग ये कहते हैं कि कायनात में एक मैग्नेट मौजूद ऐसा है जिसका सिर्फ एक ही पोल है, और एक यानी कि एक मैग्नेटिक मोनोपोल मौजूद है। ये अगर वो आज मौजूद नहीं है तो वो बिग बैंग के वक़्त मौजूद था। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल इस तरह की स्पेकुलेशंस हैं कुछ आर्गुमेंट्स की बुनियाद पर, लेकिन अ, अब तक के मौजूदा नॉलेज के मुताबिक हमें पता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं। कि इसको गॉस लॉ भी कहा जाता है, मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो ज़्यादा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत एक हॉट टॉपिक है फिजिक्स की रिसर्च का। तो अगर कोई देखना चाहे तो इसको देख सकता है। ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म भी इसको कहते हैं। ओके, सो अगली चीज़ जो हमने इसमें डिस्कस करनी है वो क्रॉस्ड फील्ड्स की है, जिसको हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह रहे हैं। अम, असल में हम ये देखना चाह रहे हैं कि अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए थे। सो पहले हमें ये इसको करने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि क्रॉस फील्ड्स होती क्या हैं। हमारे पास दो तरह की फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अगर ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हम इनको क्रॉस्ड फील्ड्स कहते हैं। सो अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर फील्ड्स हो, जब भी ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे तो हम इन्हें क्रॉस्ड फील्ड्स कहेंगे। सो आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो जाहिर बात है जब दो फील्ड्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ये जिस पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही होंगे उसे इक्विलिब्रियम में ले आएंगे, क्योंकि ये दोनों इनकी स्ट्रेंथ बराबर, अगर लेट्स सपोज कि अगर इनकी स्ट्रेंथ बराबर हो जाए और ये एक ही पॉइंट पर से गुजर रही हों, सो आप कह सकते हैं कि तो उस सूरत में ये पार्टिकल को इक्विलिब्रियम की हालत में ले आएंगी। सो अब हम ये देखना चाह रहे हैं, असल में हमने इस क्रॉस फील्ड को दो मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कस करना है। एक तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और एक दूसरा हमने इसको डिस्कस करना है हॉल इफेक्ट के तौर पर। जो हॉल इफेक्ट वाला टॉपिक होगा वो मैं अगले लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगा। फिलहाल हम सिर्फ इसको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक महदूद रखेंगे। दोनों टॉपिक्स में फ़र्क ये है कि एक दफ़ा आपके पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ रेस्ट की हालत में पड़े हुए हैं या किसी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर नहीं है, उस सूरत में क्या होगा। और अगर वही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर हो जिसमें आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वहाँ पर क्या होगा। सो हमने दो डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिस्कस करना है क्रॉस्ड फील्ड्स को। सो अब हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल्स को क्या होता है अगर वो किसी क्रॉस्ड फील्ड में से मूव करें। मसलन कि आपके पास एक सिस्टम मौजूद है, एक ऑसिलोस्कोप मौजूद है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हो रही है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई हो रही है। उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करें तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या फ़र्क आएगा, या लाजमी नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स कोई भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करें। सो बेसिकली ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट पेश किया था 1897 में। सो आज हम एक तरह से जे थॉमसन के ही मेथड को एम्प्लॉय करने की कोशिश करेंगे।
सो हम उस एक डायग्राम बना लेते हैं कि जे जे थॉमसन वाला मेथड था क्या, और फिर हम देखते हैं कि हम किस किस तरह उसको लेके चल सकते हैं। ये डायग्राम्स आपने इस तरह की डायग्राम्स पहले बहुत दफ़ा देखी होंगी। अम, मैं कुछ हद तक डायग्राम इस तरह बना लेता हूँ, देन मैं फिर बाकी इसकी फिनिशिंग हाथ मैनुअली करता हूँ। सो आपने एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप लेनी है, और ऑलमोस्ट तकरीबन ठीक है। इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखना है। बेसिकली इसके अंदर, सॉरी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कह रहा हूँ, इसके अंदर वैक्यूम होना चाहिए, इसके अंदर किसी किस्म की फील्ड मौजूद नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पर आपके पास एक फिलामेंट लगा दें इसके एक एंड पे। आपको ये सारी वर्किंग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये कि ये डायग्राम बन कैसे रही है, हम सिर्फ इसके फार्मूला में इंटरेस्टेड है कि वो कैसे बनेगा, या जे जे थॉमसन ने किस तरह से क्लेम किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का। सो आपको ये सारा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे भी फिजिक्स के जितने भी एक्सपेरिमेंट आज से 100 साल पहले होते थे, वो इसी किसी CRT या कैथोड रे ट्यूब की ही बदौलत हुए हैं, जितने भी आपको पार्टिकल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं आज किताबों में। बहरहाल मैं एक मिनट इसकी डायग्राम कंप्लीट कर लूँ तो फिर हम डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर आपने एक एक स्लिट लगा देनी है, और इस स्लिट पे एक साथ ही एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें। सॉरी फॉर द डायग्राम, ये बहुत ख़राब बन रही है, लेकिन बहरहाल इसे गुजारा हमारा हो जाएगा। ये आपकी किताब में बहुत अच्छी डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम नंबर 28.7। तो अगर आपको यहाँ से देखने में मसला है तो फिर आप इसको वहाँ से देख लीजिएगा। अम, और यहाँ पर हमने एक बीम सेट करनी है। ओके, सो फिलहाल इतना काफ़ी है, देन हम इसको साथ साथ देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सो इसको, इस डायग्राम को हम लोग नाम देते हैं कैथोड रे ट्यूब का। इसको CRT भी लिखा जाता है। यहाँ पर आपके पास एक फिलामेंट लगा होता है। बेसिकली ये फिलामेंट में ग्रिड भी लगी होगी, और पीछे एक बैटरीज का सोर्स भी लगा होगा जो इस फिलामेंट को हीट अप करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। देन आगे आपने एक एक स्लिट लगाई हुई है। स्लिट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन की एक बीम बनाएगी, एक नैरो सी बीम होगी। इसको आप, आपकी बुक में स्क्रीन भी कहा हुआ है, आप चाहें तो इसको स्क्रीन भी कह सकते हैं, इट डजेंट मैटर कि आप इसको क्या नाम दे रहे हैं। और देन यहाँ पर आगे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली इसके लिए एक अलग बैटरी आपने अटैच की हुई है। इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से शो कर रहा हूँ। इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आपने सप्लाई की हुई है, कोई मैग्नेटिक सोर्स भी लगा हुआ है। सो कॉरस्पॉन्डिंगली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो रही होगी। देन ये सारी सील्ड एक ट्यूब है, और यहाँ पर फिर एक स्क्रीन है आपके पास। ये एक स्क्रीन है जो आगे किसी कंप्यूटर से अटैच होगी। डेफिनेटली उस दौर में कंप्यूटर नहीं होते थे, तो लेकिन आज के दौर में जो ऑसिलोस्कोप्स हमारे पास होती हैं, वो उनके सामने एक LED लगी होती है जहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ों को। सो बहरहाल यहाँ पर जब अपने एक दफ़ा फोटॉन्स को हीट कर देना है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस स्लिट में से गुजरेंगे, और ये स्क्रीन के ऊपर जाके एक स्पॉट बनाएंगे। जहाँ पर ये स्पॉट बनेगा, हमने उस लोकेशन को मार्क कर लेना। अब ये सारा काम करने के लिए आपने 3 हिस्से करने हैं इसके। और पहले मैं आपको थ्योरीज़ की क्लियर कर देता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि इसकी मैथमेटिक्स क्या होगी हमारे पास। अ, आपने इसके 3 हिस्से करने हैं।
इस सारी वर्किंग की। पहले हिस्से में आपने ये करना है कि ई को भी 0 कर दें और बी को भी 0 कर दें। सो ये सारा पोर्शन इस वक्त मौजूद ही नहीं है। सिर्फ फिलामेंट को हीट अप किया, इलेक्ट्रॉन निकले और वो जाके स्क्रीन पर टकरा गए हैं। जहाँ पर ये लोकेशन, जहाँ पर ये जाके स्क्रीन को हिट किया है, आप ये आपका बेसिकली ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर आप वो पोजीशन नोट कर लें कि कहाँ पर उसने हिट किया, और आप चाहें तो उसका ओरिजिन का नाम दे रहे हैं, आपकी मर्जी है। तो लेकिन आपने उसके कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेने कि इसने जब ई 0 था, बी 0 था, तो इलेक्ट्रॉन्स ने कहाँ जाके स्पॉट बनाया है। ये स्पॉट आपको स्क्रीन पर नजर आएगा, आपने इसको नोट कर लिया। अब अगला काम ये करें कि आप ई को ऑन कर दें और बी को अभी 0 रहने दें। अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के चार्ज की मुनासबत से या तो ये जो पॉइंट है आपके पास, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या तो वो यहाँ पर बन जाएगा, या फिर वो यहाँ पर बन जाएगा। मतलब कहने का ये कि ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप डिफ्लेक्शन नोट कर लें। तीसरे अब उसके बाद आपने करना ये कि तीसरे स्टेप में ये नोट करें कि अब ई को मेंटेन करना है आपने, ई को चेंज नहीं करना। हाँ, बी को अब चेंज करें, बी को ऑन करें और उसे कंट्रोल करें। कंट्रोल इस तरीके से करना है कि बी को इस तरह बढ़ाएं या कम करें कि ये जो रेड पॉइंट है ये वापस अपनी अनडिफ्लेक्टेड पोजीशन पर आ जाए। जहां पर ये अपनी अनडिफ्लेक्टेड पोजीशन पर आ जाए, वहां पर नोट कर लें कि बी की वैल्यू क्या है। सो ये आपको इसका मतलब है कि ये बी की वो वैल्यू है जिसने ई की डिफ्लेक्शन को एज इट इज कैंसिल आउट किया है। यहाँ पर इसका मतलब है कि ई और बी दोनों बराबर हो गई हैं। सो ये एक फिजिकल स्कीम है जिसके जरिए जो जो थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था। सो अब जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया होगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई होगी। चूंकि हम वाई एक्सिस में काम कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज कि वो डिफ्लेक्शन यहाँ पर हुई है प्रोड्यूस। मैं इसको वाई का नाम दे देता हूँ। आपने सैम्पल प्रॉब्लम 22.04 में एक रिलेशन डिराइव किया होगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। कि इस तरह की जो डिफ्लेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उस डिफ्लेक्शन का फार्मूला आपने ये डिराइव किया उस प्रॉब्लम में, क्यू एफ एल स्क्वेयर ओवर 2 एम वी स्क्वेयर। सो ये डिफ्लेक्शन का फार्मूला आप वहाँ पर डिराइव कर चुके हैं। सो ये फार्मूला जो आपने वहाँ पर कैलकुलेशन की थी, वही फार्मूला यहाँ पर आपको उस पॉइंट की डिफ्लेक्शन दे देगा। लेकिन हम असल में देखना चाह रहे हैं कि बी की किस वैल्यू ने उसको कैंसिल आउट किया। तो आपको ई और बी के दरमियान एक रिलेशन चाहिए, और आपको चूंकि पता है कि अब आपका पॉइंट वापस अनडिफ्लेक्टेड पोजीशन पे आ गया, तो इसका मतलब ये है कि क्यू और बी दोनों बराबर होंगे, यानी एफ ई इज इक्वल टू एफ बी। सो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, ई इज इक्वल टू वी बी, यानी वी इज इक्वल टू ई ओवर बी। इस वैल्यू को पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 में, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई एल, सॉरी हाँ ये ई है, सॉरी 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 ये ई ही है, क्यू ई एल स्क्वेयर ओवर 2m ई ओवर बी स्क्वेयर, क्यू ई एल स्क्वेयर ओवर 2m ई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर। सो क्यू ई एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर ओवर 2m ई स्क्वेयर, y इक्वल्स क्यू एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर ओवर 2m ई। यहाँ से थॉमसन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाला, m बाई क्यू की रेशो। सो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर ओवर 2y ई। क्योंकि वो ई और बी को अपनी मर्जी से कैलकुलेट कर सकता था, लेंथ उसको पता थी, डिफ्लेक्शन भी उसने स्क्रीन के ऊपर नोट कर ली थी। लेकिन जब उसने ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट तरह के मटेरियल्स के साथ किया, तो उसको एक हैरान कुन चीज़ यहाँ पर नजर आई कि ये जो रेशो है एम ओवर क्यू की, वो चाहे जो मर्जी मेटल यूज़ कर ले, जो मर्जी मटेरियल यूज़ करे, जिस मर्जी फिलामेंट चाहे जिस मर्जी एलिमेंट से बनाओ, ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है, इस रेशो के अंदर तब्दीली नहीं आती।
तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे ही मेटल्स एक ऐसा पार्टिकल एमिट कर रहे हैं जो हर हर एलिमेंट के अंदर पाया जाता है। सो यहाँ से उसने दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लेम्स किए। एक तो उसने क्लेम ये किया कुछ और कैलकुलेशन की बुनियाद पर कि ये जो आपके पास पार्टिकल निकले ये बहुत ही एक लाइट पार्टिकल है, बकौल उसके कि ये हाइड्रोजन से कोई 1000 टाइम्स हल्का है। सो सो लेट्स सपोज ये पार्टिकल हम कह देते हैं। सो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम इससे 1000 टाइम्स ज़्यादा हैवी है। और तो बाद में पता लगा कि 1000 टाइम्स हैवी नहीं है, बल्कि ये तकरीबन 1836.15 टाइम्स ज़्यादा हैवी है ये पार्टिकल हाइड्रोजन हल्का हाइड्रोजन एटम से। सो हाइड्रोजन एटम का मतलब प्रोटॉन। सो ये पार्टिकल प्रोटॉन से तकरीबन 2000 गुना ज़्यादा हल्का है। सो एक उसका क्लेम यही था। दूसरा उसने क्लेम ये किया था कि ये पार्टिकल हर एटम के अंदर मौजूद है, हर मटेरियल के अंदर मौजूद है, क्योंकि रेशियो कांस्टेंट आ रही थी। सो बेसिकली इन दो क्लेम्स की वजह से ये बहुत बोल्ड क्लेम्स थे। अगर हम 1897 के दौर को देखें तो उस दौर में तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा पुख्ता था कि एटम इज इनडिविजिबल, जो डेमोक्रिटस का आइडिया था कि एटम्स को तकसीम नहीं किया जा सकता। सो अचानक से एक शख्स उसके उठ के ये कहते हैं कि नहीं, एटम्स को तकसीम किया जा सकता है और हर पार्टिकल्स के अंदर एटम्स और एटम्स के अंदर एक ही जैसे पार्टिकल मौजूद होते हैं, चाहे वो लकड़ी हो, वो शीशा हो, वो पत्थर हो, जो मर्जी हो। सो ये बहुत बड़े क्लेम्स थे अपने दौर के, जिसकी बुनियाद पर जे जे थॉमसन को इस बात का इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है। सो ये वो तरीका था जिसके ज़रिए हाइजन जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। सो अभी इसमें हॉल इफेक्ट का एक और टॉपिक रहता है, जब हमने कंडक्शन में इसको डिस्कस करना है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम एक छोटी सी कैलकुलेशन और कर लेते हैं इसके साथ ही। सो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, वो कैलकुलेशन आपकी क्या है? वो कैलकुलेशन ये है कि आपके पास अभी हम बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट करवा देती है। तो अगर वो उसको डिफ्लेक्ट करवा रही है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किसी सर्कल के अंदर या किसी एलिप्टिकल शेप के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, उसका कोई रेडियस होगा, उसकी कोई वेलोसिटी होगी। तो अगला सवाल ये कि सारी चीज़ें कैलकुलेट कैसे की जाएँ? हम किस तरह से उस इलेक्ट्रॉन के सर्कल को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह उसके टाइम पीरियड को देख सकते हैं। सो हमने ये पैरामीटर्स असल में कैलकुलेट करने हैं किसी सर्कुलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल के लिए। और ये एक बहुत ही मतलब आसान टॉपिक है। इसमें अ, आपको पता है कि अगर पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब है कि कोई एक ऐसी फोर्स लग रही है जो मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर रही है, जिसकी वजह से पार्टिकल अपने ऑर्बिट में स्टेशनरी हालत में मौजूद है। वरना तो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और वो सर्कल बरकरार ना रख पाता। सो वो फोर्स जो सर्कुलर मोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सो लिहाजा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर रही है। सो लिहाजा आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करना होगा मैग्नेटिक फोर्स के साथ। और ये आपके पास मौजूद है mv²/r। इसको हम कहते हैं क्यू भी अगेन क्यू की एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है। यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा mv/q भी, क्योंकि उस दौर में आपको m/q की रेशियो मालूम थी कि कांस्टेंट नंबर आता है, वो जो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देन कॉरस्पॉन्डिंगली आप फिर और बी भी आपको पता है। अब सिर्फ एक मसला रह गया कि आपने वी कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको उनकी वेलोसिटी नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या होगी। सो वी को कैलकुलेट करने के लिए हम अगेन न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज़ करते हैं। हमें पता है कि एस इज इक्वल टू वी टी, या सर्कुलर मोशन है तो ये 2πr इज इक्वल टू वी टाइम्स टी। सो टी इज इक्वल टू 2πr/v। यहाँ पर इसकी वी आर की वैल्यू इंसर्ट करें 2π/v, और mv/q भी। सो आपके पास v इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास इनका टाइम पीरियड आ जाएगा। इसको इधर ही कर लेते हैं खत्म। सो t इज इक्वल टू 2πm/q/b। सो इस तरह से आप इनका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। उसके बाद आप इनकी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी 1/t के बराबर होती है, तो f इज इक्वल टू QB/2πm।
जब आपने ये सारा कुछ निकाल लिया तो फिर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, 2 पाई एफ 2 पाई क्यू बी ओवर 2 पाई एम। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई है क्यू बी ओवर एम। सो इन फार्मूलाज के ज़रिए आप रेलिवेंट क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देन आप इन सारे फार्मूलाज को आपस में को रिलेट करके आप वेलोसिटी के लिए भी एक ऐसा रिलेशन फिगर आउट कर सकते हैं जिसमें सारी की सारी नॉन क्वांटिटीज़ मौजूद होंगी, कोई भी अननोन क्वांटिटी मौजूद नहीं होगी। तो ये कुछ रिलेशन है हमारे पास किसी सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए। सो अगर तो आ गए हैं इसमें चीज़ यही है कि अगर तो आपके पास वी और बी एग्जैक्टली पैरल परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो बॉडी सर्कुलर मोशन में जाएगी। और अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री नहीं है, कोई और है, तो देन उस सूरत में एक हेलिकल पाथ मिलेगा जिसमें एग्जैक्टली आपके पास 90 डिग्री का ये सर्कुलर पाथ नहीं बन रहा होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जिस तरह कोई स्प्रिंग होता है। सो इट डिपेंड्स कि आपके पास उनके दरमियान एंगल क्या आ रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर।